हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKG क्लासे में। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं इटली का एकीकरण। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बता चुके हैं कि राष्ट्रवाद उदारवाद 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। और नेक्स्ट वीडियो में यह वीडियो में देखने वाले हैं इटली का एकीकरण। तो चलिए शुरुआत करेंगे कि इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इटली एकीकरण को इतालवी भाषा में इल रिसोरजिमेंटो कहते हैं। इटली के एकीकरण को इतालवी भाषा में किस भाषा में, तो इतालवी भाषा में क्या कहते हैं, इल रिसोरजिमेंटो कहते हैं। ठीक है, 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ। किस शताब्दी में इटली में राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू हुआ, तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिसने इटली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इतालवी राष्ट्र बना दिया। कौन सा राष्ट्र बना दिया? इतालवी राष्ट्र बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, इसे इटली एकीकरण कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? इटली का एकीकरण कहते हैं। ठीक है, इटली का एकीकरण सन 1815 में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज का अंत होने वाले वियना सम्मेलन के साथ आरंभ हो गया था। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ, जो नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत पर होने वाले वियना सम्मेलन के साथ पर आरंभ हुआ। और कह रहे हैं 1870 में राजा विक्टोरिया इमानुएल की सेनाओं द्वारा रोम पर कब्जा होने तक चला। ठीक है दोस्तों, 1870 में राजा विक्टोरिया इमानुएल, ठीक है, इमानुएल राजा कौन था? विक्टोरिया इमानुएला सेनाओं के द्वारा रोम पर कब्जा होने तक चला। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। जो 2021 का बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन है, VVI कीजिए गया क्योंकि पूछा गया सवाल है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। अगला पॉइंट है कि सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की थी। अगुवाई कौन सी की थी? सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने इटली के एकीकरण में कौन सी अगुवाई की थी? तो सार्डिनिया पिडमोंट। ठीक है, अगला पॉइंट है काउंट काबूर इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दी। इटली की समस्याओं को कौन सी समस्या बना दी? तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दी। ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट है इटली के एकीकरण का श्रेय मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? मेजिनी को, काउंट काबूर को और गैरिबाल्डी का है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, इटली का एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? यानी कि गैरिबाल्डी को। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि यंग इटली की स्थापना कब और किसने की थी? ऑब्जेक्टिव बनाकर सब क्वेश्चन किया हूँ। इटली का यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 में जोसेफ मेजिनी ने की थी। अगला पॉइंट है गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया था। गैरिबाल्डी ने कौन सी सेना का गठन किया था? लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कार्बोनी सोसाइटी का संस्थापक गिवार्टी था। कार्बोनेरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गिवार्टी था। कौन था? गिवार्टी है। अगला पॉइंट है इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया के राज्यों से मिलने से हुई। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया के राज्यों के मिलने से हुई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हम लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव हैं, इसलिए ध्यान देने बात है। ठीक है, इटली देश का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है कि इटली का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि रोम को संयुक्त इटली की राजधानी 1871 में घोषित किया गया था। रोम
रोम को संयुक्त इटली की राजधानी 1871 में, इटली की राजधानी रोम है ना, तो वह कब से अपनाया गया था, घोषित किया गया था, तो 1871 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यदि समाज में क्रांति लानी है हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को के हाथ में दे दो, यह कथन किसने कहा था, तो जोसेफ मेजिनी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, जोसेफ मेजिनी ने कहा था। फिर से रिपीट किया जाए, यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, ये एक कथन किसने कहा था, जोसेफ मेजिनी ने कहा था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया था। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। इटली का एकीकरण का जन्मदाता कौन था, नेपोलियन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, कह सकते हैं अगला पॉइंट है, कह रहा है विक्टर एमानुएल सार्डिनिया का शासक था। सार्डिनिया का शासक विक्टर एमानुएल, या कह सकते हैं कि विक्टर एमानुएल कहाँ का शासक था, तो सार्डिनिया का था। एक प्रश्न में दो दो ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, आप लोग कंसेप्ट से समझ लीजिएगा, अब परीक्षा में एक भी छोड़िएगा मत, आएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजिनी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। कितने राज्य थे, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कितने इटली के राज्य थे, 13 राज्य थे। तो कितनी शताब्दी में कहेगा 13 राज्य थे, तो 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी इटली में कितने राज्य थे, तो 13 राज्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर इटली का एकीकरण समाप्त होता है और चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है कि मेजिनी के बारे में पढ़ना है इस पार्ट में। तो मेजिनी कौन था, ठीक है, तो मेजिनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और युग सेनापति था। तो आएगा 2 नंबर में क्वेश्चन, तो मेजिनी कौन था, मेजिनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और युग सेनापति था। ठीक है, लेकिन मेजिनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। आदर्शवादी गुण अधिक थे और व्यवहारिक गुण कम थे। कहेगा क्वेश्चन, मेजिनी में कौन सा गुण अच्छा अधिक था और कौन सा गुण कम था, तो व्यवहारिक गुण कम था और आदर्शवादी गुण अधिक था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसी में है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजिनी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, 1831 में यंग यूरोप नामक का संस्था का गठन किया। मेजिनी ने 1831 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया, तो यंग यूरोप का। कब, 1831 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, VVI की कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन VVI कर रहा हूँ। बोर्ड मॉडल 2022 में जरूर ये सब क्वेश्चन आएगा, आप लोग को याद करने ला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला पॉइंट है कि मेजिनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनेरी संगठन से था। कहेगा मेजिनी का संबंध गुप्त दल यानी कि कार्बोनेरी संगठन से था। ठीक है, इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमानुएल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूर को किस पद पर किया गया, तो प्रधानमंत्री के पद पर। और सार्डिनिया के पिडमाउंट का नया शासक कौन था, विक्टर इमानुएल ने। ये क्या किया कि काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले हमारे पॉइंट है कि काउंट काबूर। तो काउंट काबूर इस पार्ट में पढ़ना है, तो काउंट काबूर हम लोग का हो जाएगा, काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर कैसा व्यक्ति था, तो सफल एवं कूटनीतिवादी राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को माना जाता है, तो वो काउंट काबूर भी मानते थे। ठीक है, अगले पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि काउंट काबूर पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमानुएल द्वितीय का प्रमुख मंत्री था। काउंट काबूर पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमानुएल द्वितीय का प्रमुख मंत्री था। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही
डेमोक्रेट था, ठीक है। वह एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था और वह इतालवी वर्ग के अशिक्षित और अमीर वर्ग की तरह बेहतर फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। इतालवी वर्ग के अशिक्षित और अमीर वर्ग की तरह बेहतर फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। इसमें है कि उसने इटली में विभिन्न क्षेत्रों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। उसने सार्डिनिया पिडमोंट की फ्रांस की संधि का नेतृत्व किया, ठीक है। फ्रांस की संधि का नेतृत्व किया। उसने सार्डिनिया पिडमोंट की फ्रांस की संधि करवाई, जिसने 1859 में सार्डिनिया पिडमोंट ऑस्ट्रियाई वालों को यहाँ पर सॉरी लिखा गया है, हो जाएगा ऑस्ट्रिया वालों को, ठीक है ना, हराने में कामयाब हुआ, ठीक है। इटली के एकीकरण की वजह से उसने सार्डिनिया पिडमोंट के साथ लगे दक्षिण राज्य को फतह करने के लिए गैरिबाल्डी को प्रेरित किया, ठीक है दोस्तों, गैरिबाल्डी को प्रेरित। चलिए, मैजिनी भी समाप्त हो गया और काउंट काबूर का भी इतिहास समाप्त हो गया। और नेक्स्ट हम लोगों का है गैरिबाल्डी, यानी कि गैरिबाल्डी हैं। तो गैरिबाल्डी क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था दोस्तों? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, ठीक है। मैजिनी के विचारों का समर्थक था। गैरिबाल्डी किसका समर्थक था? तो गैरिबाल्डी किसका समर्थक था? तो मैजिनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपनी कर्मचारियों तथा सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई और गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों का एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। इटली के प्रांत कौन कौन था? सिसिली था और नेपल्स था। आक्रमण किया। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन के तंग होकर गैरिबाल्डी को समर्थक बन गई, ठीक है। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और गैरिबाल्डी को दक्षिण क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया और वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन व्यतीत करने लगा। यानी कि गैरिबाल्डी है ना, लास्ट में कौन सा कार्य करने लगा? सब छोड़कर, मारकाट छोड़कर किसान की काम करने लगा, ठीक है, और इसी से जिंदगी बिताने लगा। अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित हुआ और लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिखी थी। VVI क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? तो लाला लाजपत राय ने लिखी। गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? तो लाला लाजपत राय ने लिखी थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले हम लोग इसमें पॉइंट है ऑब्जेक्टिव बनाकर डाले हैं कि काउंट काबूर की मृत्यु हो गई कि कितने ईस्वी में? 1862 ईस्वी में। काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में। 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मैजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ, ठीक है दोस्तों। इटली के एकीकरण में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को तक वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स, गुड बाय।